नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, आपके MPPSC 2025 की तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं आपके लिए MP GK की एक सीरीज लेके आया था, जिसे मैंने आपके लिए रोटी सीरीज भी नाम दिया था। दोस्तों, इसकी 16 क्लासेस अभी अपलोड हो चुकी है और 16 क्लासेस में हम डेली 25 MCQ को सॉल्व कर रहे हैं। साथ में जब हम डिटेल पे जाते हैं तो लगभग वहाँ 100 MCQ के समथिंग हो जाते हैं। तो आज इस क्लास का 17वीं क्लास है और मुझे यकीन होगा कि आप सभी को यह क्लास बहुत पसंद आ रही होगी। दोस्तों, कभी यह क्लास आपको पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा कि सर और क्या क्या हम आपके लिए बदलाव कर सकते हैं। आपके कहने पे मैंने एक और सेशन इसमें ऐड किया है, जिसमें हम डेली 3 करंट अफेयर मध्य प्रदेश से रिलेटेड सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हम डिटेल में बात करते हैं। तो उससे भी रिलेटेड आपको बहुत सारे फैक्ट मिल रहे हैं। तो मुझे यकीन होगा कि जो पेपर में आएंगे वहाँ जो लगभग लास्ट तक आपके 200-300 MCQ हो जाएंगे करंट अफेयर के, वहीं से आपके एग्ज़ाम में सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कल का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था उसके आंसर पे बात करेंगे, फिर हमारी क्लास स्टार्ट करेंगे। कल का प्रश्न था कि मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो आप सभी को पता है, पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल जी थी। फिर था मध्य प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल 55 ज़िले हैं। दोस्तों, जिसने आंसर दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं दे पाया उसको भी आंसर देना चाहिए। अच्छा लगता है आप क्लास देखते हैं, परंतु कमेंट जरूर करें। साथ साथ में कभी नहीं पता था तो ये फैक्ट ज़रूर आपकी कॉपी में नोट कर लें। और दोस्तों, आप सभी को पता है, आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेके आए थे, जो हमारी एप्लीकेशन PSC बाय DC सर पर आपको उपलब्ध है। कभी आपको इसके डेमो टेस्ट देना हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप एक बार डेमो टेस्ट जरूर दीजिए। कभी आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड की गई है हमारे टेलीग्राम चैनल PSC बाय DC सर पर, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो हमारी एप्लीकेशन पर भी आपको इसकी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। दोस्तों, इसकी प्राइस मात्र 499। आप देख रहे हैं, आपको 35 टेस्ट के साथ साथ 14,000 MCQ मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, 499 ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि 35 टेस्ट प्लस 14,000 MCQ बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि आपका 7वां टेस्ट अब होगा, 5वां टेस्ट होगा मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित 7 तारीख के दिन। तो आपको इसके लिए अभी से तैयार रहना है, पढ़ते रहिए। फिर FLT होगी 8 तारीख के दिन। कभी आपको हमारा लाइव बैच ज्वाइन करना है तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर भी आप जाके कम ऑफ कॉस्ट में ही आसानी से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारा पहला है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था है। यहाँ पर पूछा है कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय है। तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। अब देखो, पंचायती राज व्यवस्था की हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के लिए 1962 में काशीराम पांडे समिति की क्या की गई थी, गठन किया गया था। कौन की? काशीराम पांडे समिति की गठन किया गया था। इस समिति की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई, जिसके बाद 1985 से हमारे यहाँ 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू होती है। फिर देखो, 73 अमेंडमेंट होता है 1992 में, जिसे मध्य प्रदेश की विधानसभा की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में 29 दिसंबर 1993 को लाया जाता है, जो 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश की विधानसभा से पारित हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए 24 जनवरी सन 1994 के दिन हमारे राज्यपाल इसे स्वीकृति दे देते हैं। फिर 25 जनवरी 1994 से पंचायती राज व्यवस्था हमारे मध्य प्रदेश में लागू हो जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में लागू कब होती है? 25 जनवरी के दिन होती है। और अपन ने देखा है कि प्रीवियस ईयर के पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। अभी वर्तमान तक 6 बार हमारे यहाँ पंचायत के चुनाव हो चुके हैं, ये भी बात याद रखना है, क्योंकि MPPSC ने यहाँ भी प्रश्न पूछा था। तो हमारे मध्य प्रदेश में कितना त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। मध्य प्रदेश के द्वारा महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है पंचायतों में, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भगोरिया पर्व मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। अब व्यक्ति क्या करेगा, यह प्रश्न की डिटेल नहीं सुनेगा, उसको पता है झाबुआ में मनाया जाता है, वह स्किप करके आगे बढ़ जाएगा। परंतु यही आप गलत कर रहे हैं कि मैं कुछ भी बता रहा हूं तो उसमें आपको कम से कम बहुत अच्छे फैक्ट एड ऑन करूंगा,
प्रश्न ईजी है, आंसर भी पता है आपको, परंतु आपको इसकी डिटेल जरूर सुन के जानी है क्योंकि आपके एग्जाम में वहीं से प्रश्न आएगा। तो देखिए, भगोरिया पर्व मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो सर हमारे मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मुख्य रूप से भगोरिया पर्व बनाया जाता है। अब पश्चिम में आपको कौन सा जिला दिख रहा है? तो सर हमारे यहाँ झाबुआ में मुख्य रूप से बनाया जाता है। तो देखिए, भगोरिया पर्व की हम बात करते हैं तो भगोरिया पर्व मार्च महीने में मनाया जाता है। कब? होली के दौरान यह पर्व मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो फागुन माह में यह उत्सव मनाया जाता है, आप सभी को पता है। कौन सी जनजाति संबंधित है? तो भील जनजाति इस त्यौहार से संबंधित है या इस पर्व से संबंधित है। ठीक है, यह 7 दिनों तक आयोजित किया जाता है, ये भी बात याद रखना है। अब देखिए, इसकी शुरुआत की 2 कहानियाँ चलती हैं। एक कहानी में बोला जाता है कि राजा भोज द्वारा जो मेलों का आयोजन किया गया उसे ही आगे जाके भगोरिया बोला गया। और एक और बात बोली जाती कि 2 भील राजा थे, कासूराम व बालून नाम के। इन दोनों ने अपनी राजधानी भागौर स्थानांतरित की थी। ठीक है, भागौर राजधानी जब स्थानांतरित की तो भागौर में मेला लगा, वही आगे जाके भगोरिया मेला या भगोरिया उत्सव कहलाया। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि शुरुआत राजा भोज के ज़माने में मानी जाती है और कासूराम बालून के टाइम भी मानी जाती है। और यह एमपीपीएससी ने आपसे पूछा है। और आरएएस में क्या पूछा था? किस माह में बनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश भी पूछ सकता है, क्योंकि मैं देखता है कि आरएएस और यूपीपीएससी के अधिकतर प्रश्न हमें सीधे हमारे पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको ये सभी बातें। ठीक, अब आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? दोस्तों, जनसंख्या घनत्व पे मैंने कितनी बार बात की है और देख रहे हो कि प्रश्न सर घुमा फिरा के कहीं से वहीं से ना वहीं पूछा जा रहा है। तो हम डिटेल पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? डिंडोरी का है। अब जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो मैंने बताया था 1 वर्ग किलोमीटर में जो जनता रहती है उसे घनत्व बोलते हैं। फिर मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व की बात की थी तो 236 था। और 2001 में कितना था? तो सर 2001 था, प्लस 40 की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, यह भी पूछा गया है। अब देखो भैया, हम जिले वाइज देखते हैं तो सर्वाधिक जो हमें घनत्व देखने को मिलता है वह कहाँ पर देखने को मिलता है? तो सर भोपाल में हमें देखने को मिलता है। कितना? लगभग 855। उसके बाद सर इंदौर में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, न्यूनतम की हम बात करते तो न्यूनतम हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? डिंडोरी में। कितना? तो सर 84 हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है, सॉरी 84 नहीं 94, उसके बाद हमें देखने को मिलता है कहाँ पर? श्योपुर जिले में। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। मैंने भारत का भी आपको जनसंख्या घनत्व बता रखा है, कितना है? 382 है। ऐसा पूछा जा सकता है कि भारत के जनसंख्या घनत्व से मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना कम है? तो भैया माइनस कर लीजिएगा और आंसर आपको लगा के आना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यहाँ पर क्या पूछा है भैया? 2011 जनगणना पूछी है, तो 2011 के हिसाब से हमें आंसर लगाना है। तो आप सभी को पता है क्या है? हरदा है। अभी वर्तमान में कौन सा जिला है? निवाड़ी है, 2021 से बात करें तो, परंतु यहाँ पर 2011 की बात की थी, उसके अकॉर्डिंग हरदा है। अब देखो, मध्य प्रदेश की जनगणना की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में आप सभी को पता है 7,26,26,809 लोग रहते हैं। किसके हिसाब से? 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत के लगभग 5.99% यानी 6% के लगभग कहाँ रहते हैं? मध्य प्रदेश में रहते हैं। जनसंख्या के मामले में मध्य प्रदेश का भारत में स्थान कौन सा है? 5वां है। परंतु अभी 2021 का पूछे तो आपको कौन सा लगा के आना है? यहाँ पर 6वां स्थान था। कभी 2021 में पूछे तो आपको कौन सा लगा के आना है? 5वां लगा के आना है। ठीक है, क्यों लगा के आना है ऐसा भैया? तो 6वें नंबर पे था, अब कौन से पे आ चुका है? 5वें नंबर पे आ चुका है, क्योंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हो गए थे 2014 में। अब यहाँ पर हम महिला जनसंख्या की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ महिलाओं की संख्या कितनी है? 48.30% है। ठीक है, जब हम मेल जनसंख्या की बात करेंगे तो हमारे यहाँ कितनी हो जाएगी? 51.70% हमारे यहाँ क्या रहते हैं? मेल रहते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार हमारे यहाँ वृद्धि दर थी 20.3% की, ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो हमारे यहाँ शहरी लोग कितने रहते हैं? तो सर शहरी लोग 27.60% रहते हैं। तो ग्रामीण कितने हो जाएंगे? तो सर ग्रामीण हो जाएंगे 72.40%।
यानी लगभग 72% जनसंख्या हमारे यहाँ ग्रामीण में रहती है। अब देखो इतने सारे फैक्ट आएंगे तो आप आसानी से लगा पाएंगे। अब सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले की बात करते हैं तो कौन सा है भैया, इंदौर है, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे किसकी, न्यूनतम की, तो हरदा है। सर्वाधिक महिला कहाँ पर रहती हैं, तो आप सभी को पता है सर्वाधिक महिला कहाँ पर रहती हैं, भोपाल में रहती हैं। छोड़ो, ये महिला वाला पॉइंट आपको याद नहीं रखना है, परंतु ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो देखो यहाँ मध्य प्रदेश का पहला ग्लोबल स्किल पार्क है, और पहले इसका नाम ग्लोबल स्किल पार्क ही था, और यहाँ कहाँ पर है, भोपाल में। परंतु बाद में संत रविदास जी के सम्मान में इसका नाम बदलकर संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क रखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भोपाल। अभी एक जबलपुर में भी ग्लोबल स्किल पार्क प्रस्तावित है, उसको भी आपको याद रखना है। संत शिरोमणि रविदास मंदिर व स्मारक हमारे यहाँ आप सभी को पता है सागर जिले में मनाई जा रही है। कहाँ पर, सागर जिले में बनाई जा रही है। सागर जिले के बड़तूमा गांव में, कहाँ पर, बड़तूमा गांव में संत रविदास जी का मंदिर व स्मारक बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, तो ये बात भी आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आयुध निर्माणी खमरिया मध्य प्रदेश के किस जिले में। दोस्तों यहाँ हमने आज की क्लास में ही पढ़ा था, और मैंने बताया था आयुध निर्माणी यानी यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक उद्यम है, और यह क्या काम करता है, गोला बारूद, बॉम्ब आदि बनाने का काम यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में 3 जगह पर है आयुध निर्माणी। एक है खमरिया, जो कि कहाँ पर है, तो यह जबलपुर में है। फिर दूसरा है सर कटनी में, और तीसरा है इटारसी नर्मदापुरम में। इटारसी नर्मदापुरम में है, और इटारसी का भी हाल थोड़े दिन पहले की घटना है। यहाँ पर बम विस्फोट के कारण या गोला बारूद में विस्फोट के कारण 2 से 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ये सभी चर्चाओं में था, इसलिए शायद यह प्रश्न पूछा गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, खमरिया वाला जबलपुर में, आपको याद रखना है। यहाँ पर आ जाएगा आयुध निर्माणी इटारसी मध्य प्रदेश के किस जिले में, तो आपको लगा के आना है नर्मदापुरम। कटनी वाला कटनी जिले में ही है। तो आपको याद रखना है कितने आयुध निर्माणी, हमारे यहाँ 3 फैक्ट्रियाँ हैं, और किस मंत्रालय के अधीन आती है, तो रक्षा मंत्रालय के अधीन यह आती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया सोदा पत्रक मोबाइल ऐप किससे संबंधित है। तो देखिए सोदा पत्रक मोबाइल ऐप जो है वह कृषि से संबंधित है। अब सोदा पत्रक में क्या होता है, जो किसान क्रय विक्रय करता है अपनी किसानी का, यानी अपने माल का, उसे ही क्या किस पे बेच सकता है, वह सोदा पत्रक मोबाइल ऐप के माध्यम से बेच सकता है। अब इसका उद्देश्य क्या होगा, तो सर ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना होगा, कि भैया गवर्नमेंट की पूरी सुविधाएं एप्लीकेशन पे, आपको भीड़ नहीं लगाना है, आपको प्रॉपर डेट दी जाएगी, उसके हिसाब से आपको क्या बेचना है, आपका माल बेचना है या अपनी किसानी बेचना है। तो यहाँ सोदा पत्रक मोबाइल ऐप आपको याद रखना है। देखो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1-2 एप्लीकेशन और जारी की गई हैं। एक जारी की गई है MP फार्म गेट एप्लीकेशन, यह भी किसानों के लिए है, यह भी क्रय विक्रय से संबंधित है। और अभी यार केंद्र सरकार द्वारा मौसम, मेघदूत और दामिनी नामक 3 एप्लीकेशन डाउनलोड की गई है किसानों के लिए। इसके माध्यम से जो हमारा मौसम संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी। तो ये भैया केंद्र सरकार का भी याद रख लेना। मध्य प्रदेश में सोदा पत्रक मोबाइल ऐप है, और MP फार्म गेट एप्लीकेशन है किसानों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, एक जिला एक उत्पाद के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर जिले का उत्पाद है। अब कितनी बार मैंने इसको डिटेल में समझाया, आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर क्या है, आलू इसका राइट आंसर है। अब देखो भैया हम कुछ अच्छी जगहों की, यानी जो फेमस है बार बार आता है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो भैया देवास है एक, तो देवास से क्या है, आलू है। डेली हम 5-5, 6-6 याद करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको याद हो जाएगा। छिंदवाड़ा की बात करते हैं तो छिंदवाड़ा से हमें क्या देखने को मिलने वाला है, तो संतरा हमारे छिंदवाड़ा से हमें देखने को मिलने वाला है, एक जिला एक उत्पाद में। जबलपुर की हम बात करते हैं तो जबलपुर से रेडीमेड वस्त्र की बात की गई है, एक जिला एक उत्पाद के तहत, ठीक है। भोपाल से आप सभी को पता है जरदोजी कला को शामिल किया गया है। सागर से जो है वहाँ एक कृषि उपकरण, और रीवा से क्या है, तो रीवा से हल्दी। आज इतने ही हम 6-7 देख लेते हैं। अगले लेक्चर में कभी वापस आएगा तो हम अदर जिलों की बात करेंगे इनके अलावा, परंतु ये सभी आपको याद रखने हैं, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं, देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो भैया ये आया था कब, 2022 के पेपर में भी आया एमपीपीएससी के फॉरेस्ट में, और एमपीपीएससी ने 2024 में पूछा है। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा ये सीरीज आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको देखना बहुत ज़रूरी है। आप इस सीरीज को ज़रूर फॉलो कीजिए, मेरा मानना तो यही है। तो देखिए, देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो लम्हेटा गांव में बनाया जा रहा है, और लम्हेटा गांव कहाँ है? जबलपुर में है। और सर लम्हेटा क्यों प्रसिद्ध है? तो लम्हेटा नवपाषाण कालीन स्थल है, यानी जब इंसान ने स्थायी रूप से रहना स्टार्ट किया था, तो वो लम्हेटा घाट पे भी रहना स्टार्ट हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, फिर देखो हथनोरा की हम बात करते हैं, तो यहाँ से पहला मानव कंकाल मिला है, आप सभी को पता है, और उसका नाम है नर्मदा मानव। ठीक है, और नर्मदा मानव को 1982 में किसके द्वारा खोजा गया था? तो अरुण सोनकिया जी द्वारा खोजा गया था। सोनकिया जी द्वारा इसे खोजा गया था। उसे क्या बोलते हैं? नर्मदा मानव, यानी मानव का सबसे पहला जो साक्ष्य हमें मिलता है वह हथनोरा से मिलता है, और हथनोरा कहाँ आता है? सीहोर में आता है। टामोट की हम बात करते हैं, तो टामोट भैया ग्वालियर में है, और यहाँ पर प्लास्टिक पार्क खोला जा रहा है। ये सभी बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रवासी भारतीय दिवस की हम बात करते हैं, तो गांधी जी का जब आगमन हुआ था, भारत आए थे अफ्रीका से, तब 9 जनवरी के दिन हर साल क्या बनाया जाता है? हर साल नहीं, हर 2 साल में क्या बनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस था, वह 2023 में बनाया गया था। कहाँ पर? इंदौर जिले में। अब 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाएगा? 2025 में, और कहाँ पर? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इसे आयोजित किया जाएगा। तो ये सभी बातें आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। प्रवासी भारतीय दिवस हर 2 साल में मनाया जाता है, कब? 9 जनवरी के दिन। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नहीं है? आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में 3 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। कौन कौन सी? सर एक खजुराहो के मंदिर है, आपने मैप के माध्यम से बताया था। दूसरा आपने बताया था सांची का स्तूप सर, और तीसरा आपने बताया था हमें भीमबेटका। और देखो भैया, खजुराहो के मंदिर कहाँ पर? छतरपुर जिले में, आप सभी को पता होगा। सांची कहाँ पर है? रायसेन में है। और भीमबेटका कहाँ पर है? ये भी रायसेन में है। छतरपुर को आप सभी को पता है 1986 में शामिल किया, रायसेन को 1989 में शामिल किया, और भीमबेटका को 2003 में शामिल किया गया। अभी ओरछा की बारी है, ओरछा भी हाल ही में शामिल किया जा सकता है अगले साल। तो ओरछा हमारे मध्य प्रदेश का चौथा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो जाएगा। तो देखिए, खजुराहो है, शेल्टर है, बौद्ध स्मारक है, यहाँ पर पूछा नहीं है, तो कौन सा नहीं है? उदयगिरी की गुफाएं शामिल नहीं है। उदयगिरी की गुफाओं की हम बात करते हैं, तो यह विदिशा जिले में, आप सभी को पता है। गुप्तकालीन गुफाएं हैं, और इसकी 5वीं गुफा बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें हमें भगवान विष्णु की बराह अवतार की मूर्ति देखने को मिलती है। यह भी एमपीपीएससी में पूछा गया था। तो दोस्तों, कितनी बार हम रिपीट कर रहे हैं सेम बातों को, और मेरे को यकीन हो रहा है कि आपको बार बार इन सब को पढ़ के बहुत ज़्यादा याद हो रहा होगा, और मेरा यही मानना है कि आपको याद ही करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खेल को मध्य प्रदेश का राज्य खेल के रूप में घोषित किया गया है? तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश का राज्य की खेल कौन सा है? मलखम्ब है। 2013 में इसे हमारे यहाँ का मलखम्ब खेल घोषित किया गया था, यानी राजकीय खेल घोषित किया गया था। कब? 9 अप्रैल 2013 के दिन, तारीख भी याद रख लेना। ठीक है, फिर इसकी जो एकेडमी बन रही है, अकादमी की स्थापना की जा रही है, वह कहाँ पर की जा रही है? उज्जैन में ही बनाया जाने वाला है। फिर देखिए, 2013 से मलखम्ब के क्षेत्र में प्रभात जोशी पुरस्कार दिया जाता है, और साल में मैक्सिमम एक व्यक्ति को यह दिया जाता है, और इसमें राशि 2 लाख रुपए देते हैं। पहला जो पुरस्कार था वह किसको दिया गया था? अजय बख्तवारिया को दिया गया था। बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी याद रख लेना। कितनी सारी बातें याद रखी हमने 9 अप्रैल 2023 के दिन, सभी बातों को हमने कवर कर लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए मध्य प्रदेश सरकार की योजना कौन सी है? तो आप सभी को पता है कौन सी है। तो सर लाडली लक्ष्मी योजना है, जो स्वास्थ्य एवं शिक्षा दोनों से संबंधित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सर यह शिक्षा से, गांव की बेटी योजना शिक्षा से, शिक्षा एवं शिक्षा स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना भी उसी से संबंधित है। परंतु यहाँ पर क्या लाडली लक्ष्मी योजना की बात वह कर रहा है। तो लाडली लक्ष्मी योजना की हम बात करते हैं तो कब शुरू हुई थी?
1 अप्रैल 2007 को यह योजना शुरू हुई। ठीक है, इस योजना के तहत जब बालिका 18 वर्ष की हो जाती है तो उसके खाते में 1,18,000 रुपये का क्या किया जाता है, पेमेंट किया जाता है। कौन इसके लिए योग्य होता है? तो सर मध्य प्रदेश की कोई भी बालिका इसके लिए योग्य होती है जिसके माँ बाप के 2 से ज़्यादा संतान नहीं है, वह बालिका इसके लिए मान्य होती हैं। और जिनका जन्म 2006 के बाद हुआ है वह सभी बालिका इसके लिए मान्य है। ये बात आपको याद रखना है, यानी 2006 के बाद मैं ऐसा बात कह रहा हूँ कि 1 जनवरी 2006 के दिन हुआ है उसका जन्म, तो वह इस योजना के लिए पात्र है। ठीक है, यह बात आप सभी को समझ में आ गई होगी कि 18 वर्ष जैसे ही होती है तो क्या उसको राशि प्रदान कर दी जाती है, किसके द्वारा? तो महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। ठीक है, तो आपको याद रखना ये वाली पॉइंट भी, क्योंकि यहाँ भी पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार की खेत तालाब योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाला अनुदान की अधिकतम सीमा क्या है? देखो भैया, खेत तालाब योजना क्या है कि सरकार क्या कर रही है कि आपके खेतों में तालाब खोदने के लिए आपके लिए योजना लेके आए, जिसके तहत आपके खेतों में क्या किया जाता है, तो भैया तालाब खोदा जाता है और उसके लिए 50% का योगदान मध्य प्रदेश सरकार देती है। और वह 50% योगदान लगभग कितना है, 16,350 रुपये मध्य प्रदेश सरकार आपको देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 16,350। एक और योजना हमारे यहाँ चलती है, बलराम ताल योजना। इस योजना के तहत भी खेतों में तालाब खोदे जाते हैं और यह योजना 2007 में आई थी, इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार की ई दक्ष परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो भैया ई दक्ष कुछ नहीं, एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है। क्या है? एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है सर। और इसके द्वारा किसको ट्रेनिंग प्रदान की जाती है? तो जो हमारे अधिकारी वर्ग है, जो हमारा अधिकारी वर्ग है उसे क्या दी जाती है, ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स एवं ई गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेशन हेतु सरकारी ऑफिशियल को सैनिटाइज करना, यानी सैनिटाइज करना यानी उनको ट्रेनिंग प्रदान कराना, ई गवर्नेंस को जनता के बीच में बढ़ावा देने के लिए। तो यही प्लेटफॉर्म है हमारा ई दक्ष। इसके बारे में आपको याद रखना है, 2021 में यह लॉन्च किया गया था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, कुमार संभवम किसकी रचना है? तो कुमार संभवम सर आपने बताया कालिदास की रचना है। अब कालिदास की जब हम बात करते हैं तो कालिदास आप सभी को पता है उज्जैन जिले से संबंधित थे। विक्रमादित्य के 9 रत्नों में यह शामिल थे। इनके द्वारा भैया 2 नाटक लिखे गए, आप सभी को पता होगा। 2 महाकाव्य लिखे गए थे। देखो 2 महाकाव्य लिखे गए, 2 नाटक लिखे गए, 2 खंडकाव्य लिखे गए और 3 नाटक लिखे गए थे। ठीक है, 2 महाकाव्य, 2 खंडकाव्य, 3 नाटक। ठीक है, महाकाव्य कौन से? तो रघुवंशम इनका एक महाकाव्य था, आप सभी को पता है, और मेघदूतम। फिर खंडकाव्य तो सर ऋतु के खंड हो सकते हैं, ऋतु संहारम। और एक और कौन सा लिखा था इन्होंने, सॉरी यहाँ पर मेघदूतम नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कुमार संभवम। और ऋतु संहारन तथा मेघदूतम इनके 2 खंडकाव्य थे, क्योंकि मेघ के भी क्या हो सकते हैं, खंड हो सकते हैं। नाटक कौन कौन से थे? तो सर अभिज्ञान शकुंतलम, और उसके बाद था सर विक्रमोवंशियम, और तीसरा था एक और इनका कौन सा, मालविका अग्निमित्रम। जो अभिज्ञान शकुंतलम है उसका आप सभी को पता है विलियम जोन्स ने क्या किया था, इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट किया था। ये बात भी पीएससी ने पूछा था, आप सभी को पता है। इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो ये सभी बातें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सरस्वती कंठाभरण किसने लिखा था? तो आप सभी को पता है राजा भोज द्वारा सरस्वती कंठाभरण लिखा गया था। राजा भोज की अन्य साहित्यिक कृतियों की बात करते हैं तो चंपू रामायण है, फिर उसके बाद तत्व प्रकाश है, और श्रृंगार मंजरी है। ये 3 इनकी और साहित्यिक कृतियाँ हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट शासक दांती दुर्ग ने उज्जैन में निम्न में से किस महादान को संपन्न किया था? तो भैया इसने हिरण्यगर्भ दान को संपन्न किया था। दांती दुर्ग कौन थे? तो दांती दुर्ग भैया राष्ट्रकूट शासक थे। कौन थे? राष्ट्रकूट शासक थे। और जब इन्होंने चालुक्य नरेशों को हराया, तो चालुक्य नरेशों को हराने के बाद इन्होंने उज्जैन में हिरण्यगर्भ दान को क्या किया था, संपन्न किया था। तो ये बात आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है। इनके लिए उपाधि है महाधिराज,
परमेश्वर, परम भट्टारक, ये सभी उपाधि किसने हासिल की थी? तो यह सभी उपाधि दांती दुर्ग द्वारा लिखी गई थी। पेपर में आएगा कि किस वंश से संबंधित थे, उनकी उपाधियों के बारे में, तो ये सभी बातें आपको लगा के आनी है। अगला प्रश्न है, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन 1939 में हुआ था, जो कि कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को बनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस से अच्छी नहीं बनती है, तो उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो देखो भैया, पूछा जाएगा कि त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको लगा के आना है कौन? राजेंद्र प्रसाद के बारे में। नंबर भी पूछा गया है एक पेपर में, तो आपको याद रखना यह 52वां अधिवेशन है। कब हुआ था? 1939 में, और कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन है जो मध्य प्रदेश में हुआ है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के द्वितीय मुख्यमंत्री कौन है? तो मैंने आपको बताया था, पहले में रविशंकर शुक्ल बनते हैं, फिर 1957 के समथिंग इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद BR मंडलोई, भगवंत राव मंडलोई क्या बनते हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। भगवंत राव मंडलोई के बाद कैलाशनाथ काटजू बनते हैं, जो कि भारत के क्या रहे थे? भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। फिर मध्य प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री DP मिश्रा यानी द्वारिका प्रसाद मिश्रा बनते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ कौन मुख्यमंत्री नहीं रहा है, इन्होंने यहाँ पूछा है। तो भैया द्वारिका प्रसाद मिश्र बने हुए हैं, कैलाशनाथ काटजू हैं, BR अम्बेडकर हैं, BR मंडलोई, भगवत राव मंडलोई द्वितीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगवत राव मंडलोई। अगला प्रश्न देखते हैं, 1708 में भोपाल रियासत की स्थापना की थी, किसने की थी? तो आप सभी को पता है, दोस्त मोहम्मद खां द्वारा भोपाल रियासत की स्थापना की गई थी। भोपाल के नज़दीक में एक इस्लाम नगर है बेरसिया रोड पे, जिसका नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर दोस्त मोहम्मद खां द्वारा क्या भोपाल रियासत की स्थापना की जाती है और इस्लाम नगर को अपनी राजधानी बनाया जाता है। यहाँ बेगमों का शासन हुआ। उसके बाद 1700 ईस्वी के समथिंग यहाँ पर 1800 सन में 1818 के समथिंग से यहाँ पर बेगमों का शासन भी रहा है। ये सभी बातें आपको याद रखनी है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो अब हम करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि 3 करंट अफेयर डेली आएंगे। तो पहला है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो भैया अभी हाल ही में 2024 में लता मंगेशकर समारोह कहाँ पर हुआ? इंदौर में हुआ। इस दौरान 2022 और 2023 के लिए क्या दिए गए? लता मंगेशकर सम्मान दिए गए। लता मंगेशकर सम्मान 1984 से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाते हैं और 5 लाख रुपए की इसमें राशि दी जाती है। मेनली संगीत के क्षेत्र में जो अच्छा काम करता है उन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है। तो 2022 के लिए आप सभी को पता है उत्तम सिंह को प्रदान किया गया था, ये म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। और 2023 के लिए गायिका चित्रा को यह प्रदान किया गया है। करंट अफेयर का प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2024 में खजुराहो उत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो भैया आप सभी को पता है, फरवरी में 20 से लेकर 26 फरवरी तक खजुराहो महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, और कौन सा संस्करण था, कौन सा एडिशन था? तो 50वां यह एडिशन था। आपको ये बात भी याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50वां एडिशन हो जाएगा। इसका जो आयोजन करता है वह मध्य प्रदेश सरकार का सांस्कृतिक विभाग, साथ साथ उस्ताद अलाउद्दीन खां विभाग भी इसका क्या करता है? आयोजन करता है। और सबसे बड़ी बात है, इस उत्सव के दौरान कथक नृत्य करती हुई बालिकाओं ने क्या बनाया? 1500 से अधिक बालिकाओं ने कथक नृत्य प्रस्तुत किया था और इसमें उन्होंने लिम्का बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। तो यह भी PSC ने पूछा है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस स्थान पर 100 करोड़ की लागत से रानी दुर्गावती स्मारक प्रस्तावित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है जबलपुर। ठीक है, देखिए रानी दुर्गावती की बात करते हैं तो यह इनकी शादी कौन से होती है? जो गोंड राजा थे संग्राम सिंह, का नाम तो आपने सुन रखा हुआ, संग्राम सिंह के पुत्र थे दलपत शाह। दलपत शाह के साथ इनका विवाह होता है और दलपत शाह की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती क्या बनती है? गोंड शासिका बनती है और यह अकबर के खिलाफ भी लड़ाई लड़ती हैं 1564 में, आप सभी को पता होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यह अपने दमोह में जाके इन्होंने शासन चलाया था, फिर मंडला में इन्होंने शासन चलाया, आउटसाइड वहाँ पर उन्होंने सब जगह शासन चलाया। तो इनका हाल ही में डिंडोरी में इनके सम्मान में एक स्मारक प्रस्तावित किया गया है। तो ये बात भी आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, तो याद रखना है।
अब देखिए हमारा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। क्वेश्चन ऑफ द डे है, इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपको कैसा लग रहा है हमारा सेशन, उसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी, यह आंसर आपको देना है। दूसरा है मध्य प्रदेश के कितने जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखता हूँ कौन कौन आंसर सही देता है। कल से मैं कमेंट भी एड ऑन करूँगा, जो आंसर सही देगा उसका। फिर ऐसे ही हम रोज़ाना मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत।